नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक पेपर लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे ही पेपर आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो कितने ऐसे लड़के हैं जो मतलब कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और एक बार आप लोग प्रैक्टिस करने का भी कोशिश करना, ठीक है। सब लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा आपको इस पर वीडियो मिलता ही रहेगा। और जिन लोगों का मैथ कमजोर है उन लोग टेंशन मत नहीं लेना है, क्योंकि हम ऑलरेडी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। स्पेशल मैथ का शाम को 6:50 से क्लास चलता है। आप लोग आना, डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। सब लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो देखो बाबू, आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान से देखो, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिस पर कोई बच्चा टिक लगा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि इसमें एक दो ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम भी बुक से खोज कर निकाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद करना, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोग तो अभी बच्चे हैं ना। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका हम लोगों का आंसर होगा आपका सी नंबर वाला, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न कहता है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। तो साइमन आयोग जो था ना वो 1928 ईस्वी में हमारे भारत आया था, ठीक है। भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आप लोग बोलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखो बाबू, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली, ठीक है। तो याद रखना वो पुर्तगाली थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बाबू याद रखना, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपका महानगर में होता है। बहुत लोगों ने कहते हैं कि सर नगर में होता है, नहीं। जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी वो कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है आपके महानगर में। कहाँ बोल सकते हैं, तो आप महानगर बोल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे सिटी तो छोटा हो गया ना, महानगर हो गया, ठीक है बाबू। तो आपका आंसर होगा डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखो, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी हुआ था। अगर कोई पूछे कब हुआ था तो बता देना 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगर कोई पूछे कि कार्ल मार्क्स के पत्नी का भी नाम बताओ, तो कार्ल मार्क्स के पत्नी का नाम बता देना जेनी नामक युवती से ये बंदा शादी किया था कार्ल मार्क्स, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था और इसके पत्नी का नाम था जेनी, ठीक है। तो याद रखना ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड कंपनी कहाँ स्थापित हुई। अगर मतलब कि एक भाषा में समझो तो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई और कहाँ, तो सबसे पहले हम बोलेंगे जमशेदपुर। अगर कोई पूछेगा कब हुई तो बता देना 1907 ईस्वी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं हिंदी में हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में ही। और मैं बोला हूँ कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा आराम से, और आप एग्जाम में आराम से टिक लगाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग फ्री रहना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन आप लोग का है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने दी। अप्रैल थीसिस किसने दी थी, तो लेनिन ने दिया था। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ क्लास करोगे ना तो आप लोग का किसी का भी बात को लेकर टेंशन मैं नहीं लेने दूंगा, आप लोग बिल्कुल फ्री रहोगे, ठीक है। बहुत लड़के बोलते हैं ना कि सर के साथ एक बार भी क्लास कर लेते हैं ना तो हमारा सारा दुख खत्म हो जाता है। बहुत लोगों को मतलब कि दुख होता है ना, तो एक बार क्लास मेरे यहाँ कर लेना, सारा दुख मैं आप लोगों का खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। देखो जी, लखनऊ समझौता जो यूपी की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ समझौता सन 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आपको पता है ना कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत लड़के बोलते हैं कि सर दादा भाई नौरोजी होंगे, नहीं ये नहीं होंगे, वो बिम चंद्र बनर्जी होंगे, ठीक है। ये आपके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यही आपका दिया, तो यही आप लोग टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार को आप लोग क्या बोल सकते हो, WTO बोल सकते हो। और देखो यहाँ पर WTO लिखा है, और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो सन 1995 ईस्वी में हुई थी। तो क्या दिक्कत, हम लोग याद कर लेंगे। अगर नहीं याद होगा तो वीडियो को 2 बार देख लेना, उससे भी नहीं याद होगा क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, अगला आप लोग का क्वेश्चन क्या है, अगला आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समझ रहे हो ना, कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अच्छे से याद रखना है, कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे बोलना, ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला आपका प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। देखो सेवा क्षेत्र, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को, तो कृषि के अंतर्गत जो भी आएगा वो प्राथमिक क्षेत्र होगा। और दूसरा हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उद्योग क्षेत्र को, और जो भी उद्योग के मामले में आएगा वो सब उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा, इनकी द्वितीय। तो कुछ कह रहा है कि सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आ जाएगा, यातायात, संचार, बैंकिंग, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र। जैसे कि तृतीय क्षेत्र मतलब क्या, सेवा क्षेत्र, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्र आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। देखो राष्ट्र आय की गणना ना व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन और मूल्य जोड़, ये सब के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग सिंपल आंसर डी नंबर पर टिक लगा देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष है। देखो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के एक ही शीर्ष है आरबीआई। आरबीआई का मतलब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम लोग डी नंबर बोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट नेम आरबीआई, फुल फॉर्म क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। आप सभी को पता है कि भारत का वित्तीय वर्ष हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहते हैं। और लेकिन हम लोग नया साल कब मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर। तो मनाते वो अलग बात है, लेकिन वो तो हम लोग नया साल मनाते हैं ना, कि नया साल आ गया। लेकिन हम लोग भारत का सिंपल में कहें तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही हम लोग कहते हैं, ठीक है, केवल भारत का बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है। गैर सरकारी सेवा कौन सी है, तो माल सेवा हो जाएगा बाबू, यहाँ पर सी नंबर में दिया माल सेवा, यानी कि माल सर्विस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ध्यान से देखो, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में दिया है ऑप्शन 1900, हाँ यहाँ पर दिया 1969 में, यानी कि 1969, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, 1969। बहुत लड़के कहा था ना सर जी इंग्लिश आप नहीं पढ़ाते। देखो बाबू इंग्लिश इसलिए मैं आप लोगों को अभी नहीं बताना चाहता हूँ ना, क्योंकि इंग्लिश में मैं बताऊँगा और क्या होगा कि बहुत लड़के रुचि नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों का इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है ना बहुत ही कमजोर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश का एक स्पेशल सा क्लास लूँ जिसमें आप लोगों को बेहतर से बेहतर बता सकूँ, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। वेन वर द कमर्शियल बैंक नेशनलाइज, तो क्या होगा सन 1969, यानी कि 1969 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था। यानी कि आप लोग देखो ये जो आपका ये जो कथन है, ये गरीबी के दुष्चक्र, यह एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रेगनर नर्स आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी के दुष्चक्र की धारणा दिया था, ठीक है। तो आप लोग इस व्यक्ति का नाम मत भूलना, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखो जी अगर देखा जाए तो आजकल तो हर राज्य बीमारू है, लेकिन जो किताबी भाषा है और जो हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं उसके अनुसार कर्नाटक बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिले में है, तो मंदार हिल बंका जिले में है ना, है जी बंका जिले में। एक बार देख लेना, ये बंका जिले में है ना जी, मंदार हिल बंके जिले में है सर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखो जी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपकी असम में स्थित है। कहाँ पर, असम, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है, तो हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तो पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पटना पर स्थित है। वेयर इज संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क सिचुएटेड, तो कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा पटना, बिहार की राजधानी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। गैर पारंपरिक स्रोत मतलब समझते हो, देखो जी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि वह ऊर्जा जिसको एक बार यूज़ करने के बाद फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सौर ऊर्जा, तो बिल्कुल होगा आपका सौर ऊर्जा। जैसे गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब तो हम एक बार अगर यूज़ कर लें तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला पर अगर हम एक बार खाना बना लें तो दोबारा हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, वो जलबे नहीं करेगा, आग ही नहीं देगा, ठीक है। अब देखो अगला आपका क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखना, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था,
तो APJ अब्दुल कलाम नहीं जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो JL नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। देखो बाबू कितना हल्का क्वेश्चन है। काली मृदा का नाम है दूसरा रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। देखो मैंने आपको बताया था ना, सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना, यही सुनामी का मुख्य कारण होता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप का आना, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है। तो सबसे पहली जो तरंग पहुंचती है वो उसका नाम है पी तरंग, यानी कि तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है, जलने में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। अगर देखो जलने में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति जल रहा है तो आप उस समय क्या करेंगे? क्या अस्पताल में उसको ले जाएंगे, या फिर मतलब कि उसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे, या फिर उसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि उस समय आप सबसे पहले ना ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी आप उस पर डालिएगा। क्या डालिएगा? सबसे पहले आप उस पर ठंडा पानी डालिएगा, क्योंकि उस समय आपके पास कोई सुविधा है नहीं, और कोई सुविधा जब है नहीं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही काम करेंगे ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है। भाखड़ा नंगल बांध जो है ना वो सतलज नदी पर बना है, सतलज नदी, समझ रहे हो ना, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। बाबू याद करना, मध्य प्रदेश, इसको MP बोलते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी गैस के कारण भोपाल में ना कोई लोग रहना नहीं चाहते थे, लेकिन आजकल देखो पूरी मतलब कि अब देखा जाए तो UP बिहार के पूरे लड़के भोपाल पर ही आश्रित हैं, यानी कि वहाँ पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। तो याद रखना यही गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। अब देखो अगला, बहुत जाने गई थी, मतलब कि एक दिन में 150 मतलब बहुत मतलब जाने गई थी उस गैस के रिसाव के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की, राउरकेला इस्पात संयंत्र है तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन अगर पहला पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा? पहला पूछेगा तो रियो डी जेनेरो बताइएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में दूसरा पूछ दिया तो क्या बताइएगा? तो दूसरा आ रहा है ऑप्शन, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। बहुत लड़के न्यू ईयर पर टिक लगाते हैं, बहुत गलत करते हैं। आप न्यू ईयर का टिक बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। टिक लगाइएगा रियो डी जेनेरो पर। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में ही हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा। देखो जी कपास के लिए रेगुर मृदा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। एक्चुअली में कपास के लिए प्रसिद्ध मिट्टी होता है काली मिट्टी, लेकिन काली मिट्टी को यानी कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं ना, इसलिए हम इसका आंसर देंगे रेगुर मिट्टी। अगर ऑप्शन में देखो, इसलिए तो ऑप्शन में काली नहीं दिया, काली मृदा नहीं दिया, काली मृदा नहीं तो जरूर देता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। देखो जी कौन आपदा, देखो आपको बताना है कि कौन ऐसा प्राकृतिक आपदा है जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित कर देता है, यानी कि सत्यानाश कर देता है। तो देखो जी भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी आपका प्राकृतिक आपदा है, और ओजोन परत का क्षरण। तो देखो यहाँ पर बाढ़, सूखा और भूकंप ये आपका प्राकृतिक आपदा है, तीनों आपका प्राकृतिक आपदा है। लेकिन सूखा आता है तो हर इलाके में अचानक नहीं आ जाता, हर इलाका में नहीं आता, किसी किसी इलाका में सूखा आता है, किसी किसी इलाके में नहीं आता है, ठीक है। और बाढ़ की बात करें तो बाढ़ भी किसी किसी इलाके में आता है और किसी किसी इलाके में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को विस्तृत कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को प्रभावित कर लेता है और बहुत ज़्यादा हानियाँ पहुँचाता है। और देखा जाए तो भूकंप भी आता है तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को प्रभावित कर लेता है। लेकिन मैं आपको बात कहूँ कि यहाँ पर आपका आंसर भूकंप नहीं बल्कि बाढ़ होगा, क्योंकि बाढ़ ना बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाता है और ज़्यादा क्षेत्रों को विस्तृत कर लेता है, विस्तृत क्षेत्र यानी कि बाढ़ होगा। और भूकंप की बात कर रहे हैं ना आप लोग, तो भूकंप देखो आता है तो कभी थोड़ा सा झटका आता है, कभी ज़्यादा आता है। जब ज़्यादा आता है तो किसी न किसी एरिया को ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन ये जो बाढ़ आता है ना बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम लोग भूकंप न देकर बाढ़ पर टिक लगाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश कौन सा है। तो हमारा देश भारत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया, वो है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है। तो जिला परिषद है, क्या है? जिला परिषद, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो ये क्वेश्चन बहुत लोग गलती कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन संघ राज्य व्यवस्था नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों इसका आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था, लेकिन हम लोगों के ऑप्शन में दिया नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था, तो फिर हम लोग टिक किस पर लगाएंगे कि किस पर हम लोग टिक लगाएंगे। और ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिया कि इनमें से कोई नहीं, उस पर भी टिक लगा देते हैं, लेकिन नहीं दिया। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने याद किया होगा कि इकहरी शासन व्यवस्था है, लेकिन आप लोग इसका आंसर याद करें लिखित संविधान, क्योंकि इकहरी शासन व्यवस्था जो है ना उसका एक संविधान होता है जिसका नाम है लिखित संविधान। तो याद रखना निम्न में कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है, जिसका आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था का एक लिखित संविधान होता है, इसलिए हम इसका आंसर देते हैं लिखित संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसको शॉर्ट नेम हम लोग जेपी बोलते हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो कि भारत के किस प्रकार की शासन प्रणाली है। देखो जी, भारत किस प्रकार के शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय, ये दोनों हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर होगा, संघीय और संसदीय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगवाद। क्या होता है बाबू? अलगवाद होता है। आंसर होगा आपका डी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कैसे आप लोगों को चुतिया बनाया, बहुत ज़्यादा चुतिया आप लोगों को बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है ना 44 नंबर कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया। तो याद रखना, आप लोगों ने याद किया होगा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। तो आप लोगों ने याद किया होगा उसका आंसर महेंद्र सिंह टिकैत, लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया। तो आप लोग बता देना भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, यानी कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। तो देखो क्वेश्चन उल्टा करके पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल। देखो सबसे पुराना राजनीतिक दल कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, देखो इसका आंसर हाँ ये क्वेश्चन नंबर 46 है ना। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक में होती है। किस में होती है जी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जिसको आप लोग डेमोक्रेसी बोल सकते हो। लोकतांत्रिक मतलब क्या? डेमोक्रेसी, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में 1977 में जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर बहुमत मिला था। 1977 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। और वही अगर बात करेगा 1975 ईस्वी में, तो बता देना 1975 ईस्वी में हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, भयंकर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो सूचना का अधिकार आंदोलन सबसे पहले राजस्थान से शुरू किया गया, राजस्थान राज्य से। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन भारत का संविधान का गठन। देखो भारत का संविधान गठन सन 1946 ईस्वी में किया गया। भले ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, वो अलग बात है, लेकिन 1946 ईस्वी में भारत का संविधान का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो वो आपका है समवर्ती सूची। कौन सा है? समवर्ती सूची, जिसको आप लोग कंकरेंट लिस्ट बोल सकते हो ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश? हम लोग बोलेंगे 8, यानी कि 8। ठीक है, 8। अब देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ये भी शुरुआत आपका राजस्थान में ही हुआ था सबसे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया? तो 50%, पूरे 50, 50 महिला 50 हम लोग। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत लोग कहते हैं सर जी 10 वर्ष 8 वर्ष, लेकिन इसका भी आंसर आपका 5 वर्ष ही होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? 5 वर्ष ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ये भी क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछा है। आप लोग बोलोगे कि सर कैसे? तो देखो आप लोगों ने याद किया होगा कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? ये आप लोगों ने क्वेश्चन याद किया होगा और उसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा कि पानी की कीमत में वृद्धि। लेकिन यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ का जनसंघर्ष हुआ? तो बोलिविया हम लोग टिक लगाएंगे ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी और याद भी किए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए मैं एक बार एक पेपर बनवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। अगर ऐसे ही पूछेगा तो आप लोग एकदम फाड़ दीजिएगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? गांधी जी चंपारण 1917 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1917 ईस्वी में आए थे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो हम लोग किसको बोलते हैं? दास कैपिटल को। दास कैपिटल को हम लोग समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। बहुत लोग क्या करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय तो सब पर टिक लगा देंगे। अरे यार क्या करोगे, ऐसे मत टिक लगाना। अगर नहीं पता है तो उसको छोड़ देना, अगला क्वेश्चन पर ट्राई करना। और जब आपके पास कुछ भी चीज़ का ऑप्शन न बचे तब जय सिया राम आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो देखो कई जगह पर इसका आंसर लंदन ना देखो ब्रिटेन दिया रहता है, तो आप लोग ब्रिटेन पर भी टिक लगा सकते हो, बट इसका आंसर फिलहाल क्या होगा? लंदन होगा, ठीक है। याद रखना लंदन होगा, ठीक है। चर्चिस्ट आंदोलन ब्रिटेन यानी कि आप लंदन, इंग्लैंड, ये सब टिक लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्योंकि आपका ब्रिटेन के अंतर्गत ही सब आता है ना। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? देखो आपके पटना में गोलघर है, आपको पता होगा, लेकिन वो गोलघर किस लिए बनाया गया था? तो अनाज भंडारण के लिए, यानी कि अनाज रखने के लिए वो पटना का गोलघर बनाया गया था, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? देखो जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन अगर देखा जाए तो सन 1944 ईस्वी में हुआ था, लेकिन बहुत जगह पर 1945 दिया। तो 1945 के आसपास आपका यही मिल रहा है, या तो 1946 या तो 1945 या तो 1944। तो हम लोग ज़्यादातर टी लगाएंगे 1944 या फिर 1945। तो हम कहेंगे आप लोग 1944 और 45 दोनों एक बार देख लेना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना जो ऑप्शन में दिया 1944 से टिक लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था, और इस पर आधारित 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ना क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का प्रकाशन किया, तो यंग इंडिया देखते हैं और फटाक से टिक लगा देते हैं। अरे यार हरिजन पत्र के भी लेखक यही है, हरिजन पत्र भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका यंग इंडिया और हरिजन पत्र दोनों का, यानी कि आंसर आपका सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। तो गलती ऐसा मत करना, ऐसे ही छोटे मोटे आप लोग गलती कर देते हो ना, तो कहते हो एग्जाम में बहुत भारी क्वेश्चन पूछा है। नहीं, भारी नहीं पूछता है, बल्कि आप लोग उसको भारी बना देते हो ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हमारे भारत देश में होता है। विश्व में सबसे सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत देश में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछ ही दिया ना बाबू कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ था, और यह स्थान कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है जी? दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग बोल सकते हो दक्षिण अफ्रीका, डी नंबर वाला। और याद रखना ये कौन सा स्थान है, ठीक है। जोहान्सबर्ग में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में अति जल विदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक। क्या बोलेंगे जी? आर्सेनिक बोलेंगे, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया। देखो जी ग्रीन बुक में है ना, मतलब कि जीवों को शामिल किया गया। जीवों जैसा कि आप पशुओं की सूची बोल सकते हो, पशुओं की सूची, ठीक है। ये आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, गुजरात में। कहाँ बाबू है? गुजरात में। याद रखना गुजरात में, ठीक है। गुजरात, ठीक है। जहाँ पर गुजरात कहाँ है? तो जहाँ पर हमारे क्या नाम, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था ना, गुजरात के पोरबंदर में ही ना हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आपको याद ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है, 10 kg मैंगनीज का उपयोग होता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत है? मैंने आपको बोला था ना कि वह ऊर्जा जिसे आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे आपका हो गया पेट्रोल को अगर एक बार उपयोग कर लोगे ना, तो दूसरा आपको नया पेट्रोल ही भरवाना पड़ेगा। वो पेट्रोल तो आएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? आप ही बताओ, बरसात के दिन में कौन सी फसल बोई जाती है? धान बोई जाती है, मकई बोई जाती है, ये सब बोई जाती है ना वर्षा के दिन में। तो ये आपका देखो खरीफ फसल दिया है ए नंबर में। खरीफ फसल के अंदर ये सब आ जाएगा, धान मकई ये सब आ जाएगा, धान मकई बाजरा ये सब उसी के समय में बोया जाता है। चलो
अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। देखो द्वितीय क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, और मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है। पटना जो शहर है ना वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। देखो मानव के द्वारा जो फैलाई गई आपदा होती है उसी को हम लोग मानव जनित आपदा बोलते हैं। जैसे आतंकवाद जहाँ भी फैलता है तो कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा ही फैलाया जाता है, लेकिन बाढ़, सुनामी, भूकंप ये अपने आप आता है तो किसी को बताकर नहीं आता है। इसलिए ये सब मानव जनित आपदा नहीं हुआ, प्राकृतिक आपदा हुआ, और आतंकवाद आपका मानव जनित आपदा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई। याद रखना बाबू, लेनिन की मृत्यु सन 1924 ईस्वी में हुआ था, और 1921 ईस्वी में इन्होंने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नई आर्थिक नीति की इन्होंने घोषणा कब की थी, तो आपका हो जाएगा 1921 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में, और उसके बाद से इनकी मृत्यु हो गई 3 साल बाद 1924 ईस्वी में। लेकिन 1921 ईस्वी में इन्होंने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था और इसके बाद से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमको बहुत ज़्यादा डाउट है, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका हुआ था सन 1952 ईस्वी में। कब हुआ था, सन 1952 ईस्वी में, ठीक है। 6 अगस्त, शायद हमको लगता है 6 अगस्त, ठीक है, याद रखना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में, ठीक है। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखो ना, अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दोगे। भारत की वित्तीय राजधानी, देखो आप लोग अभी जानते हो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय जो राजधानी है ना वो किसको कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी हम लोग मुंबई को कहते हैं। ऑलरेडी अभी तो नई दिल्ली है भारत की राजधानी, लेकिन भारत की जो वित्तीय राजधानी, पुरानी राजधानी हम लोग कहते हैं वो मुंबई को कहते हैं, ठीक है। तो देखो लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग एग्जाम में फाड़ दोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब लोग लाइक करना, और लाइक वाले बटन को एकदम तोड़ देना है लाइक करके, और सभी लोग शेयर कर दो अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप, जो भी आप लोगों का ग्रुप है सब लोग वहाँ शेयर कर दो जहाँ जहाँ आपका जान पहचान है, ठीक है। चलो।